हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम के वीडियो में आप लोगों ने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इसके बाद आपने आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ के रखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अबाउट द एटॉमिक मॉडल्स। इनफैक्ट एटॉमिक मॉडल्स की अगर बात करें तो एटॉमिक मॉडल्स आपने बहुत सारे पढ़ के रखे होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में। जैसे थॉमसन का एक मॉडल था, बराबर है, फिर उसके बाद रुदरफोर्ड का मॉडल था, फिर उसके बाद नेल्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो ये जो एटम के मॉडल्स है, इससे हमें क्या पता चलेगा, हम लोग अज्यूम कर पाएंगे कि सर एटम कैसा होगा, उसके अंदर का अरेंजमेंट क्या होगा, दैट इज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे जो मॉडल्स थे वो मॉडल्स की स्टडी करते गए बहुत सारे साइंटिस्ट, एंड हम लोगों को कई सारे एटम के मॉडल्स मिले। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो एक्सेप्टेड मॉडल होता है वो रुदरफोर्ड का होता है, जिसको फिर मॉडिफाई किया था बाय द साइंटिस्ट बोर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन सर रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था क्या? तो रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देखा था, बराबर है। उसने हमें बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, फिर प्रोटॉन होगा, ये सारी स्टडी हम लोगों ने करके रखी है। नाउ रुदरफोर्ड के एटम के मॉडल को जब हम लोग समझते हैं तो फिर हम लोग उसके ड्रॉबैक्स को भी समझ सकते हैं। रुदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया, इट इज़ जस्ट लाइक नथिंग बट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को पता है आपको, सेंटर में एक है पॉइंट और उसके अराउंड पूरे के पूरे जो हमारे ग्रह है वो घूमते रहते हैं, राइट, सोलर सिस्टम। तो उसके हिसाब से रुदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया होगा, जस्ट इमेजिन कि उसने कैसे बनाया होगा। तो एटम के सेंटर में क्या रहा होगा, न्यूक्लियस रहा होगा, एंड उसके आजू बाजू में सर्कुलर पाथ्स होते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स, या फिर इन्हीं को हम लोग शेल भी कहते हैं, या फिर इन्हें आप लोग एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो जस्ट एक ट्राई करिए ये समझने के लिए कि रुदरफोर्ड ने हमें कैसा एटम बना के दिया होगा। हालांकि उसका ड्रॉबैक हम लोग पढ़ेंगे। रुदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में है, जैसा सोलर सिस्टम में कौन है, आपका सन है। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इट इज ऑब्जर्व कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं और एक इलिप्टिकल सर्कुलर पाथ, एक्चुअली ये सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है, इलिप्टिकल हम लोग कह सकते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होते रहेंगे, रिवॉल्व होते रहेंगे, कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहेंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर, डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर, पर्टिकुलर एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। नाउ उसने ऐसा कुछ मॉडल बना के दिया और हमें क्या फाइंड आउट करके देने, इसके ड्रॉबैक्स। अब इसके ड्रॉबैक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, दैट इज मैक्सवेल, राइट। मैक्सवेल ने क्या सोचा, मैक्सवेल ने अपनी एक खुद की थ्योरी बनाई थी, थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहते हैं, राइट। ब्लैक बॉडी का फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी। उनके हिसाब से रुदरफोर्ड के इस एटम के मॉडल में बहुत सारा ड्रॉबैक मिलता है। देखो अभी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स इलिप्टिकल मैनर में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। जब ये इलिप्टिकल मैनर में घूम रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है, जिसे हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ये अलग अलग होगी, क्योंकि इसका जो शेप है ये अलग एग्जैक्टली सर्कुलर है क्या, नहीं है। तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे रुका हुआ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे वो एक जगह पे रुकेगा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। अब मैक्सवेल ने हमें ये बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मैक्सवेल ने क्या बताया, जब कोई चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और जब ये मूव करेगा तो मूव करते समय वो एनर्जी को लॉस करेगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। एंड एनर्जी को जब वो लॉस करेगा तो इट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन,
मीन्स एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। कब? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे होंगे तब। हाँ, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी क्या हो रही होगी, लॉस हो रही होगी। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्पाइरल मैनर में घूम रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। कैसे? मान लीजिए कि ये है न्यूक्लियस और यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमना चालू है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा तो ऐसे केस में वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। सर एनर्जी लॉस करने का उसको क्या बेनिफिट होगा या क्या लॉस होगा? जैसे जैसे वो एनर्जी को लॉस करेगा वो क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के पास पास पहुंचता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, अगर थर्ड होगा तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन रहता है वैसे वैसे उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब वो एनर्जी लॉस करेगा, सोचिए जरा कि जैसे जैसे वो एनर्जी को लॉस करता जाएगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा कि वो एक इस तरीके का मोशन अप्लाई करेगा एंड फाइनली एक स्टेज ऐसी आ जाएगा कि आप लोग पता कर सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या एटम स्टेबल बनेगा? बिल्कुल नहीं। बट नाउअडेज हमें ये पता है कि एटम जो होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है ना। एटम कैसा होता है, स्टेबल होता है। इसका मतलब ये कि आज का जो मॉडल है उसमें हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा होगा लेकिन वो अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होती, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक आप लोगों को किसने फाइंड आउट करके दिया, मैक्सवेल ने फाइंड आउट करके दिया। मैक्सवेल के बाद अगर हम लोग ऐसे और भी पॉइंट्स को सोचे तो हमें और भी लिमिटेशन मिल सकता है। कैसा लिमिटेशन मिल सकता है, जरा सोचते हैं। रुदरफोर्ड का कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, ठीक है, घूमता रहेगा, लेकिन जो रुदरफोर्ड है उसने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जीज ये एक्सप्लेन नहीं किया। कैसे? मतलब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम तो रहा है, हाँ घूम रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा, पहले ऑर्बिट में होगा या सेकेंड वाले ऑर्बिट में होगा या थर्ड वाले ऑर्बिट में होगा, ये नहीं बताया। फिर उसने हमें ये भी नहीं बताया कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। जब वो यही नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह पर है तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी आप लोगों को पता चल पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस जगह पर कंटिन्यूस घूमता होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस यहाँ पर इस जगह पे घूमता होगा। सो देयरफॉर एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और उसकी जो एनर्जी है इसके बारे में हमें रुदरफोर्ड का मॉडल कुछ भी नहीं बताता। मीन्स अभी हम लोग मानते हैं कि रुदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल की तरफ। मतलब क्या, धीरे धीरे करके हमें बोर्स के एटॉमिक मॉडल की तरफ पहुंचना है। हाँ, बोर्स का एटॉमिक मॉडल आने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने वर्क किया एटम के ऊपर, उसमें से रुदरफोर्ड भी था जिसका एटॉमिक मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा, सिर्फ कुछ ड्रॉबैक्स है। लेकिन धीरे धीरे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नेल्स बोर। इनका नाम है नेल्स बोर। इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल डिज़ाइन करने के बारे में सोचा एंड अपना एटॉमिक मॉडल डिज़ाइन करते समय इन्होंने क्या किया, जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे उनके एटॉमिक मॉडल की बहुत सारी स्टडी की। इवन इन्होंने स्टडी कैरी आउट की कि इंटरैक्शंस ऑफ रेडिएशंस विथ मैटर। देखिए इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। जब आप लोग किसी मैटर के ऊपर रेडिएशन पास करते हो या फिर मैटर से अगर कोई रेडिएशन निकलता है तो उसके ऊपर बहुत सारे एनर्जेटिक चेंजेस हो जाते हैं, और ये चेंजेस करने के बाद उन्होंने रुदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई करने के बारे में सोचा। और रुदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने दो बेसिक कंडीशन के बारे में रखा। उन्होंने दो बेसिक रिजल्ट्स, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रीवियस मॉडल्स थे उनके दो बेसिक रिजल्ट्स उन्होंने स्टडी किए, जिसमें से पहला जो होता है वो होता है वेव पार्टिकल डुअलिटी।
वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का मतलब क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एक रिजल्ट उन्होंने स्टडी किया अपना मॉडल देने से पहले। एंड दूसरा जो रिजल्ट उन्होंने दिया वो दिया अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। क्या दिया उन्होंने? स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन, जो जिसे हम लोग कहते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, और यू कैन से स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए ये दो पॉइंट्स को उन्होंने पहले स्टडी किया और फिर उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल का डिजाइन किया। तो अब धीरे धीरे समझते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के अंदर से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब समझते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या? तो जो हम लोग लाइट देखते हैं वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। बहुत सारे जो रेज है, बराबर ना, बहुत सारे जो रेज है वो भी क्या हो गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गए। ना यहाँ पर मैंने लिखा है वेव पार्टिकल, मतलब ये एक पार्ट है वेव और दूसरा पार्ट है पार्टिकल। एंड डुअलिटी, डुअलिटी मतलब क्या? डबल रोल। डुअलिटी मतलब डबल रोल। अगर हम लोग लाइट की कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे डिफ्रैक्शन, लाइट की एक प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन और दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस, है। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, इन दो प्रॉपर्टी की अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं तब जब हम लोग लाइट को कंसीडर कर सकते हैं एज अ वेव, एज अ वेव। अब वेव का मीनिंग पता है आपको, ये है वेव। तो लाइट जब वेव पार्टिकल है, लाइट जब वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब आप लोग वेव कहते हो, तब हम लोग डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को स्टडी कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग इन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस फिनोमिना को समझना चाहते हैं, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना चाहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट ऑब्वियसली फिजिक्स में, ये टर्म्स भी आप लोगों को फिजिक्स में मिल ही जाएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना जो है या फिर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना है, ये वेव नेचर ऑफ द लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। अगर आप लोग लाइट को वेव नेचर एक्सप्लेन कराते हो, मीन्स लाइट एज अ वेव ऐसा मानते हो, तो ऐसे केस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट अगर आप लोगों ने लाइट को कंसीडर किया एज अ पार्टिकल, लाइट कंसीडर करते हो एज अ पार्टिकल, तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स लाइट जो है ये डबल रोल देता हुआ दिख रहा है। सर लाइट कभी वेव के रूप में अपीयर हो रहा है, बराबर ना, लाइट को हम लोग वेव कंसीडर कर रहे हैं। एंड एक तो हम लोग लाइट को क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? एज अ पार्टिकल। नाउ when light interacts with matter, it behaves as a stream of particles। देखिए कंडीशन है, लाइट पार्टिकल कब होगा? जिसे हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। देखो क्या है, when light interacts with matter, in that case it will behave as a stream of particles। and ये जो stream of particles होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन। and when light propagates, it behaves as a wave, है, डबल रोल है। लाइट जब प्रोपेगेट हो रहा है तो हम लोग उसे वेव नेचर देंगे, एंड लाइट जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट हो रहा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे। एंड इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन्स। सो
जैसा हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये है सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वेव, यहाँ से वेव जनरेट हो रही है एंड इस डायरेक्शन में क्या हो रही है? प्रोपैगेट हो रही है। लेकिन जब ये प्रोपैगेट होती है तो प्रोपैगेट होते समय जरा देखिए इसका जो पाथ है, ये पाथ कैसा है? एकदम स्पाइरल पाथ है, बराबर है, जस्ट लाइक अ वेव्स है, ये है वेव्स, इस तरीके से ये ट्रैवल कर रही है ना। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, कुछ समझने लायक पॉइंट्स है जो हमें आगे भी हेल्प करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो अपर पार्ट है वेव का, अपर पार्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, राइट, एंड जो डाउनवर्ड पार्ट है दैट इज, ये है डाउनवर्ड पार्ट, इसे आप लोग कहते हो ट्रफ, राइट, इट इज कॉल्ड एज ट्रफ। एंड ये जो हाइट होती है क्रस्ट की दैट इज फ्रॉम द सोर्स है, यहाँ से ये जो हाइट है, इस हाइट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये तो हो गया वेव, हम लोग इस वेव्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग स्टडी करेंगे। चलो अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस वेव के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो छोटी मोटी डेफिनेशंस है। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग समझते हैं वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ, इससे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय द ग्रीक लेटर लैम्बडा, लैम्बडा से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? तो द डिस्टेंस बिटवीन देखिए वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और द ट्रफ्स, इट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। मतलब क्या? ये देखिए ये वेव है और ये क्या है? क्रस्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दो क्रस्ट के बीच का अगर आप लोग डिस्टेंस लेते हैं तो ऐसे केस में आप लोग उसे क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे, राइट, इट इज कंसिडर्ड एज द वेवलेंथ। और अगर आप लोगों ने ट्रफ्स को कंसिडर किया तो ट्रफ्स को कंसिडर करते हैं तो दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस आप लोगों को मिलता है वही क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय ग्रीक लेटर लैम्बडा। एंड जैसा कि आपने देखा है कि वेवलेंथ हम लोग डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, तो वेवलेंथ का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वो होगा डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, मीन्स लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, राइट, होगा मीटर। और हम लोग सेंटीमीटर और छोटे जो यूनिट्स होते हैं जैसे नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये आप लोग यूज कर सकते हो टू सॉल्व आउट वेरियस न्यूमेरिकल। तो वेवलेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव द क्रस्ट और द ट्रफ्स, इट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब पढ़ते हैं अबाउट द फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी का मतलब द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पर्टिकुलर पॉइंट में से कितने वेव्स जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द ग्रीक लेटर न्यू एंड इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सपोज करिए कि ये कोई एक पॉइंट आपने कंसिडरेशन में लिया, तो यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हो रही है, एक ट्रफ और एक क्रस्ट। तो जितने वेव्स यहाँ से 1 सेकेंड में जाएंगे उसे आप लोग क्या कहेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ हर्ट्ज, दैट इज HZ, राइट। इसे हम लोग एक और यूनिट देते हैं साइकिल पर सेकेंड। क्यों साइकिल पर सेकेंड? देखिए यहाँ से ये एक साइकिल कंप्लीट होती है, राइट, तो साइकिल पर सेकेंड कहेंगे। इसे पहले CPS से रिप्रेजेंट किया जाता था, अब हम लोग इसे सेकेंड इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है वेव की। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। अब वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय न्यू बार।
इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय न्यू बार। तो वेव नंबर क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द वेव्स दैट accommodate in 1 centimeter distance, और यू कैन से यूनिट लेंथ, मतलब जनरली हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, राइट। सर इसका मतलब क्या, द नंबर ऑफ द वेव्स दैट कैन अकोमोडेट इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट द वेव नंबर। मतलब क्या, जस्ट इमेजिन कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो इतने डिस्टेंस में कितने वेव है यहाँ पर, एक है, बराबर है, ज़्यादा हो सकते हैं। ये डायग्राम हम लोगों ने बहुत बड़ी लिखी है, इनफैक्ट इसे अगर हम लोग देखें तो ये ऐसी भी तो हो सकती है ना, इतनी छोटी हो सकती है। तो जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितने नंबर ऑफ वेव्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव नंबर। ना वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया बाय द न्यू बार। वेव नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्डा। तो रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्डा मतलब ये हो गया। नाउ लैम्डा का यूनिट हमने क्या दिया था, मीटर दिया था। सो देयरफॉर इसका ऐसा यूनिट अगर आप लोग देखते हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, और यू कैन ऑल्सो यूज सेंटीमीटर इनवर्स, और यू कैन ऑल्सो यूज नैनोमीटर इनवर्स। जितने यूनिट्स हम लोग लैम्डा के लिए यूज कर सकते हैं वो सारे के सारे आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर वेव नंबर। इसमें चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़नी है वो होती है एम्पलीट्यूड। इट इज एम्पलीट्यूड। नाउ एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द क्रेस्ट कहेंगे। तो जो हाइट ऑफ द क्रस्ट होती है इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। एंड ये जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ये आप लोगों को इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। नाउ इसके अलावा एक चीज की तरफ ध्यान रखिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितने भी रेडिएशन हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, आप लोगों ने कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे के सारे सुने होंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट सुना होगा, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अलग अलग जो वेव्स हैं, अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। इनकी क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, इसकी वेवलेंथ अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है सबकी और वो है वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी ऑफ एनी रेडिएशन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कंडीशन है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो अलग अलग जो रेज है, अलग अलग जो रेडिएशंस है, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इन सब की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी सेम रहेगी। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। एंड ये जो तीनों टर्म्स है, तीनों कौन सी टर्म्स है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जगह कम है। वेलोसिटी है दैट इज न्यू, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेलोसिटी दैट इज सी, फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इट इज न्यू, एंड लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। इन तीनों को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन होता है दैट इज C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। एक मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेशन बताइए जिसमें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन तीनों का कोरिलेशन होता होगा। तो इन तीनों का कोरिलेशन होने वाला इक्वेशन क्या है, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। क्वेश्चन को देखिए क्या कहते हैं, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट मतलब क्या, जो हम लोग देख पाते हैं। एंड विजिबल लाइट का जो रीजन होता है उसे कैसे याद रखना, तो उसे हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, विबग्योर। विबग्योर ये वॉयलेट, ये है रेड। एंड इसका स्पेक्ट्रम अगर देखें तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। मतलब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज किसकी हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई। वॉयलेट, समटाइम ब्लू के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसी के आसपास होता है इसका वेवलेंथ।
राइट। तो जो विजिबल रीजन है, विजिबल लाइट हैज अ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर वॉयलेट का टू 750 नैनोमीटर रेड का। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आपको इन्हें फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्लेन करके देना है। एंड इक्वेशन आपके लिए दिया है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। नाउ अगर हम लोग ऐसे इक्वेशन को ढूंढे जिसमें फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशन है, तो वो इक्वेशन हमने पढ़ा है C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। सो देयरफॉर आप लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा C बाय लैम्डा। सो देयरफॉर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर वॉयलेट लाइट। तो वॉयलेट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो C अपॉन लैम्डा के हिसाब से सोचिए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या है इसका, दैट इज 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर को मीटर में लेना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिट मीटर में है, तो इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखिए। अब आंसर की अगर आप लोग बात करें तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा ये मिलता है नियर अबाउट 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14, ये हो जाएगा हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। देखिए सेकेंड इनवर्स कैसे, मीटर एंड मीटर क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। नाउ अगर आप लोग इसके लिए देखें फॉर रेड लाइट अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा C अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, इसका वेवलेंथ कितना दिया है 750 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये आता है 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज और यू कैन से सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं फ्रीक्वेंसी। कब, अगर आपके पास ये वाला इक्वेशन, ये वाली वैल्यू है तब। दिन चलते हैं ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर पार्टिकल के समान भी होता है। हम लोगों ने कहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव के समान बिहेव करती है एज वेल एज पार्टिकल के समान बिहेव करती है। तो वेव के समान जब बिहेव करेगी तो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने देखे। अब पार्टिकल के समान बिहेव करती है, ये हम लोग कैसे साबित करते हैं? तो ये साबित करने के लिए एक साइंटिस्ट है दैट इज कॉल्ड एज मैक्स प्लैंक। इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1900 एक थियरी प्रोड्यूस की जिसे हम लोग क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन कहते हैं, टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना होता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन दिया। अब क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन दिया तो उन्होंने क्या समझाया हमें? यहाँ पर उन्होंने हमें ये बताया कि जब भी कोई बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी या फिर इमिट करेगी, देखिए कोई भी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, ऑब्वियसली कर सकती है, एंड एनर्जी को रिलीज कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर ट्रांसमिट होती है तो वो हमेशा ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ रेडिएशन। छोटे छोटे रेडिएशन के बंडल्स के रूप में एनर्जी जा सकती है या फिर आ सकती है, कंटिन्यूस नहीं आ सकती। एंड ये जो स्मॉलर अमाउंट है, दैट अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ बॉडी कैन इमिट और ट्रांसमिट रेडिएशन, इट इज नोन एज क्वांटम। उसे हम लोग कहते हैं क्वांटम। एंड ये जो क्वांटम है, इस क्वांटम का अगर आप लोग एनर्जी निकालते हैं तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू h न्यू। एंड यहाँ पर ये जो h है, इस h को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज आइडेंटिफाइड बाय द नेम प्लैंक्स कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये वाली वैल्यू होती है मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो इन्होंने हमें क्या समझाने की कोशिश की है कि जब लाइट किसी को टकराता है तो वो पार्टिकल का बिहेव रूप ले लेगा,
जिसे हम लोगों ने फोटोन कह के रखा है, बराबर है। एंड ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर एनर्जी इवॉल्व होगी, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम। एंड एक क्वांटम का एनर्जी अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, वेयर H इज व्हाट, इट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर आप लोग इस इक्वेशन को आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या आप लोगों को ये पता है कि सर C इज इक्वल टू न्यू इंटू वेवलेंथ, ये होता है, बराबर है। सो देयरफॉर अगर आप लोग यहाँ पर न्यू की वैल्यू देखें तो क्या था, लैम्डा अपॉन सी था। आएगा आगे समझने में हेल्प करेगा, देखते कैसे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, पैरामीटर्स ऑफ द ब्लू एंड रेड लाइट। आपके पास दो लाइट है फिर से, ब्लू एंड रेड, आर 400 नैनोमीटर एंड 750 नैनोमीटर, मतलब ये क्या हो गई, इनकी वेवलेंस हो गई। Which of the two is of higher energy? Which of the two is of higher energy? क्यों? क्योंकि इन्होंने जब आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, एनर्जी इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड नॉट ऑन द एम्पलीट्यूड। साबित हो जाएगा यहाँ पर, क्या कहना है, एक पॉइंट यहाँ का क्या है कि जो एनर्जी होती है रेडिएशन का, इट डिपेंड्स ऑन देयर फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अब आपको ये पूछा है कि ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, इन दोनों का वेवलेंथ दिया हुआ है। आपको ये पूछा है कि इनमें से ज़्यादा एनर्जी का कौन होगा, तो ज़्यादा एनर्जी का कौन होगा ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपके पास लैम्डा ब्लू है, ये क्या है, तो 400 नैनोमीटर कहाँ है यहाँ पर, एंड लैम्डा ऑफ रेड है, ये कितना है, 750 नैनोमीटर का है, ठीक है। हमें कहता है कि हाईएस्ट एनर्जी का कौन होगा, तो एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी कैसे देते हैं, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, बट जरा सोचिए न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाय सी होता है इस इक्वेशन से। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्यों, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। अब इस इक्वेशन को ठीक से देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो इट इज ऑब्जर्व कि एनर्जी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर। एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर एंड एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर है। सो देयरफॉर जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, एंड जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ना यहाँ पर आप लोग ये कर सकते हैं कि लैम्डा ऑफ द ब्लू लाइट इज लेस एज कंपेयर टू लैम्डा ऑफ द रेड लाइट। सो देयरफॉर एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट विल बी मोर एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ द रेड लाइट। हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखिए क्योंकि एनर्जी एंड लैम्डा इसके बीच में इनवर्स रिलेशन आ गया, तो जिसका लैम्डा छोटा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो लैम्डा किसका छोटा है, ब्लू का है, इसलिए ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी, एज रेड लाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये हमारा पॉइंट है। और इसमें हम लोग देख रहे थे कि बोर्स ने दो अलग अलग कंक्लूजन्स के ऊपर काम किया, जिसमें पहला कंक्लूजन हम लोगों ने क्या दिया था, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअलिटी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डबल रोल प्ले कर सकता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो था लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझ के रखनी पड़ेगी कि सर इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, राइट। स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें तो एक ग्राफिकल व्यू होता है, बराबर है, दैट इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रम। लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे स्टडी करते हैं जरा सोचिए। सपोज करिए मेरे पास ये एक कोई बॉडी है, मान लीजिए कि मेटल की है, और मैं इसे हीट देता हूँ, कोई भी एक सब्सटेंस है, मानने के लिए मेटल माना है, मैं इसे हीट देता हूँ। इसे हीट देने से क्या होगा कि इसकी जो एनर्जी लेवल है ये बढ़ गई, बराबर है, इसकी एनर्जी लेवल बढ़ गई। यही अगर आप लोगों ने एटम के ऊपर अप्लाई किया
या मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई किया या इवन आयन के ऊपर अप्लाई किया तब भी वैलिड है। मीन्स कोई भी सब्सटेंस को इरेडिएट करो, इरेडिएट मतलब क्या, रेडिएशन देना। आप लोग डायरेक्ट उसे हीट भी दे सकते हैं ताकि एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाए। तो जब भी कोई सब्सटेंस को हम एनर्जी देते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो होता है, वो सब्सटेंस जो होता है, उसे अब हम लोग कहते हैं एक्साइटेड। उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एक्साइटेड। तो एनर्जी मिलने से ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया। नाउ एक्साइटेड जो बॉडी है ये क्या करेगी, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लॉस करेगी। नॉर्मल होने के लिए एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा। तो एनर्जी को लॉस करने के लिए ये जब एनर्जी लॉस करेगी तो इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किस फॉर्म में ये इमिट करेगी एनर्जी को, रेडिएशन। एंड उसी को हम लोग कहते हैं इमिशन ऑफ रेडिएशन। उसे क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशन। एंड ये जो इमिशन ऑफ द रेडिएशन का फिनोमिना है, इससे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। तो जब कोई एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है बॉडी और वो एनर्जी को इमिट करती है तो उसे हम लोग इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। और जो प्रोसेस होता है इमिशन ऑफ रेडिएशन को रिकॉर्ड करने का, उसे हम लोग कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। मीन्स वी कैन से दैट कि इट इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द इमिशन ऑफ द रेडिएशन। अब उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। राइट, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। नाउ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने का मतलब क्या, मतलब ये कि हाइड्रोजन गैस लिया है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने पास किया। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण हाइड्रोजन क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया। तो एनर्जी को अब रिलीज करेगा। तो एनर्जी को रिलीज करने का ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये 5 अलग अलग साइंटिस्ट ने 5 अलग अलग रीजन में कैरी आउट किया था। 5 अलग अलग रीजन मतलब क्या, किसी ने अल्ट्रा वायलेट में कैरी आउट किया, किसी ने विजिबल रेंज में कैरी आउट किया। इनफैक्ट तीनों ने तो एक ही रीजन में कैरी आउट किया था, इंफ्रारेड। तो दे ऑब्जर्व दैट कि हाइड्रोजन का जो इमिशन होता है, मतलब एनर्जी रेडिएट होने वाली है, तो हाइड्रोजन का जो इमिशन होता है वो इमिशन कंटिन्यूस नहीं होता। वो इमिशन कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि इट कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द लाइंस। और ये जो सीरीज ऑफ द लाइंस है ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आसपास आते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके रखा है। ये कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं। जैसे ये देखिए मैंने लिखा है कि पास्कल सीरीज है। तो पास्कल सीरीज हमें कब मिलेगा, जब हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन में इसकी स्टडी कैरी आउट करेंगे। तो यहाँ से रेज मिलना चालू हो गए, लेकिन जैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी के एंड पे पहुंच जाएंगे, ये देखिए रेडिएशन क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जैसे बाल्मर सीरीज को देखो, ये पार्टली विजिबल, मतलब विजिबल रीजन में होगा, तो रेडिएशन मिलते जाएंगे एंड देन देखो बंच बन गया बंच। इवन लीमन सीरीज को अगर हम लोग स्टडी करते जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में आप लोगों को मिलता है, तो यहाँ से रेडिएशन इमिशन मिलना चालू हुआ और जब हम लोग अल्ट्रावायलेट रीजन के एंड में पहुंच गए तो पूरे के पूरे जो लाइंस है ये एक दूसरे के पास आगे बंच बन गया। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपके सामने है, इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग हर एक केस में वेव नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी लगी थी, बराबर है। और ये सब स्टडी किया था बाय द साइंटिस्ट जिसका नाम था जे रीडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था। इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके बताया कि जो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था अलग अलग रीजन में, इन सब को हम लोग एक एक्सप्रेशन के द्वारा रिलेट कर सकते हैं जिसे रीडबर्ग एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। और ये होता है ऐसे, न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n1 का मतलब क्या होता है 1 2 3 एनी इंटेजर, ये क्या है 1 2 3 एनर्जी लेवल्स। n2 का मतलब क्या होता है, किसी भी सीरीज में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो n2 की वैल्यू देखिए क्या होता है, अगर n1 1 है तो ऐसे केस में n2 की वैल्यू n1 + 1 मतलब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। मीन्स जब n1 इज इक्वल टू 1 है तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा 2। जब n1 इज इक्वल टू 2 होगा तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अलग अलग सीरीज का ये रूल होता है। जब n1 की वैल्यू 3 होगी तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड
उन्होंने पता करके दिया कि जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने ये सीरीज बनाई थी ये सारे एक ही फॉर्मूले से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो साबित करते हैं। पहले देखते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से सीरीज मिलती है फॉर हाइड्रोजन। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ सीरीज का, ठीक है। इसके बाद इसमें वैल्यू ऑफ N1 पुट कर देता हूँ, देन N2 पुट कर देता हूँ एंड स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज ऐड कर देता हूँ, स्पेक्ट्रल लाइन और रीजन कर देता, स्पेक्ट्रल रीजन, कौन से रीजन में ये आप लोगों को सीरीज मिलती है। तो इसमें पहली सीरीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं लीमन सीरीज, देन उसके बाद होती है बाल्मर सीरीज, बाल्मर, देन उसके बाद होती है पास्कन सीरीज, राइट, उसके बाद होती है पास्कन सीरीज, देन उसके बाद एक और सीरीज होती है जिसका नाम होता है ब्रैकेट सीरीज, ये सारे साइंटिस्ट के नाम थे। देन आखिरी में एक और होता है फंड सीरीज, लिखा तो सर पी फंड है, हाँ लेकिन पी साइलेंट है, दैट इज फंड सीरीज, ठीक है। अब इसमें N1 की वैल्यू क्या आएगी एंड N2 की वैल्यू क्या आएगी उस इक्वेशन की तरफ सोचते हैं। लीमन सीरीज में N1 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 2 होती है, ये 3 होता है, ये 4 होता है एंड ये 5 होता है। तो सर N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? तो अब N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। देखिए इसके हिसाब से हो सकता है जब N1 की वैल्यू 1 है तो N2 की वैल्यू क्या होगी? N1 प्लस 1 हो सकती है, N1 प्लस 2 हो सकती है। तो N1 इज इक्वल टू 1, तो 2, 3, 4 ऐसी वैल्यू हो सकती है। बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, 4, 5 ऐसे हो जाएगी। सर पास्कन में अगर N1 की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगी फिर? 4, 5, 6, हाँ तो ये तो बहुत सिंपल है, इजी टू लर्न। हाँ ब्रैकेट सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये क्या हो जाएगा? 5, 6, 7 हो जाएगा। एंड फंड सीरीज में अगर N1 की वैल्यू 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 6, 7, 8 इस तरीके से। अब इनके स्पेक्ट्रल रीजन को देखो, अगर हम लोग लीमन सीरीज की बात करें तो हम लोगों ने कहा है कि लीमन सीरीज जो होता है वो यूवी रीजन में होता है। बाल्मर सीरीज की अगर बात करते हैं तो बाल्मर सीरीज हम लोग देते हैं विजिबल में। एंड ये जो 3 सीरीज होते हैं ये तीनों के तीनों सीरीज एक ही रीजन में है, दैट इज IR रीजन में। सर अब जरा ये तो बताइए कि बाल्मर सीरीज के लिए या फिर पास्कन सीरीज के लिए या इनमें से कोई भी सीरीज, जैसे हमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम आपने दिया उसमें बताइए कि बाल्मर सीरीज के लिए वेव नंबर कैसे निकालेंगे, बराबर है, या वेव नंबर का एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो वेव नंबर का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं फॉर बाल्मर सीरीज? बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने इसे ढूंढ के दिखाया था। तो इसके लिए हम लोग वेव नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या दिया रीडबर्ग ने? इट इज 109677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। और इसका यूनिट क्या आता है? सेंटीमीटर इनवर्स आता है, ठीक है। नाउ फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू क्या है? 2 है, देखिए टेबल में। तो इन दैट केस ये जो वैल्यूज रहेगी ये क्या हो जाएगी? 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो बाल्मर सीरीज के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? तो सर न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/2² माइनस 1/n2² लिख सकते हैं। और जो यूनिट रहेगा ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये किस रीजन के लिए हो गया? किस रीजन की फ्रीक्वेंसी बता रहा है? वेव नंबर बता रहा है ये, दैट इज फॉर द बाल्मर सीरीज, बता रहा है ये बाल्मर सीरीज। अब ये जो वैल्यू है 109677 जिसे हम लोगों ने रीडबर्ग कांस्टेंट कहा, इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते बाय RH, दैट इज रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। तो ये वाली वैल्यू याद अगर है तो हम इसकी इक्वेशन को ऐसे भी तो बना सकते हैं, RH इंटू 1/2² माइनस 1/n2² बाल्मर सीरीज के लिए। तो जैसे बाल्मर सीरीज के लिए बन सकता है वैसे बाकी सीरीज के लिए भी बन सकता है। कंडीशन क्या है? सिर्फ ये वाला टेबल आपको पता होना चाहिए। मीन्स N1 की वैल्यू अगर आपको याद है तो इस रीडबर्ग फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करके हम लोग सब के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं वेव नंबर। एंड एक बार अगर वेव नंबर मिला तो हम लोग बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जरा सोचिए। अगर मुझे वेव नंबर मिलता है तो वेव नंबर ये होता है, मैं लैम्बडा कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे अगर लैम्बडा मिल गया
तो आप लोग जरा सोचिए, आपके पास ये वाला इक्वेशन भी तो था, यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू क्या, c बाय लैम्डा। सर एक बार अगर न्यू मिल गया तो हम लोग e कैलकुलेट कर पाएंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सोचिए। ये इसमें आप लोगों को हेल्प करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल से कौन से लेवल में जाता है। इमिशन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है, आगे आएगा। तो ऐसे केस में वेवलेंथ क्या है ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन बनता है। या कहेगा कि एनर्जी ऑफ द इमिशन क्या थी, तो ये बताओ, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रम के द्वारा।